हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लान है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं रिवीजन सीरीज के साथ। अपनी ये रिवीजन सीरीज हमारी कौन सी है? यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। हमने ऑलरेडी यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लेंगे। ये रिवीजन सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन कहने का मतलब है जितने भी आपके टॉपिक है उनका की पॉइंट्स के थ्रू एक क्विक रिवीजन हो जाए, जैसे आपको चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में वो अच्छे से आप कर पाओ। मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की। जैसे आपने यूनिट 3 में देखा ही होगा, सेम हम रिसर्च में भी यहाँ पे करने वाले। उम्मीद है ये आपको एग्जाम में आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, चलो फिर आज से स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 6 को। देखो यूनिट 6 अब बहुत ज्यादा है इस पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो थ्योरीज के बारे में बात नहीं करेंगे कि रिसर्च क्या होते हैं, है ना, इन सब पे नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, उसके टाइप्स क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, उसके कैसे उसके स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो रिसर्च के बारे में तो सभी को पता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बताने की जरूरत है रिसर्च के बारे में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किससे? एजुकेशनल रिसर्च से, जिससे क्वेश्चंस आपके आते भी हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में बना रही हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी कॉपी में बनाइए। खाली देख के नहीं जाना, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको बनाना भी है। ठीक है, जब तक आप कॉपी में इसे नहीं बनाओगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, दिमाग में तभी जा पाएगा जब आप किसी चीज को जब आप लिखते हो ना, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च की बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये दो वर्ड से मिलके बना है। री प्लस सर्च, री का मतलब अगेन और सर्च का मतलब एक्सप्लोर करना, है ना। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता उसको बताने की जरूरत है। हम डायरेक्ट आते हैं एजुकेशनल रिसर्च पे। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखो एक चीज समझो, रिसर्च क्या है? एक फॉर्मल है। रिसर्च एक फॉर्मल है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है साइंटिफिक मेथड का किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इट इज अ वे इन विच वन कैन गेट डिपेंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे क्या मिलता है? डिपेंडेबल डिपेंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ की पॉइंट्स को लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसी पॉइंट्स को ही लिखो, ज्यादा मत लिखो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है। डिपेंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल प्रोसेस, अबाउट द एजुकेशनल प्रोसेस। एंड जिन लोगों को एक लेटर का आया था कि हिंदी में भी, तो मैं जब इसको डिस्कस करती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हिंदी और बाइलिंगुअल डिस्कस करूँ। लेकिन जो ये कंटेंट मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिखना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी आपसे जो भी मैं स्लाइड्स डालूँ उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के कंटेंट वहां पे ऐड करूँ। लेकिन ये रिवीजन सीरीज है, ऑलरेडी ये वीडियोज इतनी लंबी हो जाती हैं, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों अगर लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, और जो भी मैं, लेकिन मेरा जो डिस्कशन रहता है ना वो बाइलिंगुअल ही रहता है। ज्यादातर मैं हिंदी ही यूज करती हूँ, हर एक वर्ड्स को लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होगे। एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं। देखो एजुकेशनल रिसर्च क्या है? इट इज अ वे इन विच वन कैन गेट डिपेंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल प्रोसेस। मतलब एजुकेशनल रिसर्च क्या है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एजुकेशनल प्रोसेसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसको स्टडी करने में, उसके लिए हमको क्या मिल पाती है? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ये कैसी होती है? फॉर्म, यहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक, फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है यहाँ पे किसका? साइंटिफिक मेथड का। हम साइंटिफिक मेथड को भी देखेंगे ये होता क्या है। फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ द, ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको लिख भी लीजिएगा, साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द प्रॉब्लम, टू स्टडी द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कहाँ की है? आपकी एजुकेशनल। ठीक है, टू स्टडी द प्रॉब्लम। ये दो बातें समझ में आई एजुकेशनल रिसर्च में कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है। रिसर्च इज फॉर्मल। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिसर्च कैसी है? यहाँ पे एक फॉर्मल रिसर्च होती है जहाँ पे हम सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करते हैं किसका? साइंटिफिक मेथड का किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, जिससे हमें क्या मिलता है? उसका सोल्यूशन मिलता है। क्लियर है बात? इतनी बातें, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये चीज समझ में आ गई कि एजुकेशनल रिसर्च कैसा होता है। यहाँ पे हम किसी भी रिसर्च का यहाँ पे हम यूज करते हैं एजुकेशन में
अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। जो मेन गोल होता है एजुकेशनल रिसर्च का वो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो, सारी यहाँ पे हम क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है, किसी भी फिनोमिना, एजुकेशनल जो फिनोमिना है उसको हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज ये भी आप लिख सकते हो, इसे हम क्या कर पाए, एजुकेशनल किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, और क्या कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है, एक्सप्लेन कर पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, और जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन कर पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, ठीक है, जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन में उससे रिलेटेड। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली कि इसमें सिर्फ एजुकेशनल रिसर्च क्या, सिंपल सी यही थे कि मेन गोल जो होता है कि एजुकेशनल रिसर्च में वो क्या होता है, जो भी हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, समझना, जो भी हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर पाए, यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक एप्लीकेशन कर पाए रिसर्च का, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी हमारे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि इसके पर्पस क्या क्या है, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च में पर्पस क्या क्या है, पर्पस मतलब इसके पर्पस कह रही हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि ये आपकी एजुकेशनल रिसर्च है या नहीं है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ हम वन पॉइंट में मैं बात करूंगी जहां से आप सीधे पॉइंट को पकड़ पाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है, हाईली पर्पसफुल होता है। क्या होता है, पर्पसफुल होता है। पहला पॉइंट हाईली पर्पसफुल होता है। अपनी कॉपी में ये सारे पॉइंट्स को लिखिएगा, और आप जब PYQs करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हाईली पर्पसफुल होता है, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने एमएड में ये पढ़ा होगा, रिसर्च में, एजुकेशन में आपने रिसर्च का पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और हाईली पर्पसफुल होता है, और क्या करता है, नॉलेज को जेनरेट करता है, जेनरेट नॉलेज, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो किसके साथ डील कर रही होती है। अगर हम एजुकेशन में बात करेंगे तो वहां पे कौन होते हैं, टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे ना। इट डील्स विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टूडेंट एंड टीचर एज वेल, मतलब स्टूडेंट और टीचर की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबके साथ ये डील करता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, प्रिसाइज होता है, ठीक है, प्रिसाइज होता है, और कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव के अलावा कह सकते हैं साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, साइंटिफिक होता है। अब मैं बार बार साइंटिफिक जो बोल रही हूँ ना, अभी इसका एक रिसर्च भी है साइंटिफिक, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और क्या आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, सभी ने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, एजुकेशन रिसर्च में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू फैक्ट्स को, न्यू नॉलेज को, ठीक है, डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। क्लियर है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें और क्या देख सकते हो, और हाँ, ये किसी जैसे एजुकेशनल रिसर्च में बात करते हैं तो ये किसी फिलोसफिकल थ्योरी पे बेस्ड होता है ना, ये चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम लोग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे तो उसको पूरा और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल थ्योरी। एक मिनट, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई पॉइंट मैं ऐसे लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल, इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल थ्योरीज, ठीक है, किसी थ्योरी पे बेस्ड रहती है, ठीक है, किसी भी हम एजुकेशनल रिसर्च में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा होंगे एजुकेशनल रिसर्च में, देखो दो टाइप की रिसर्च में हम अब बात करते हैं, अभी आगे टाइप्स में जब डिस्कस करेंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दो तरह की रिसर्च में ये टाइप्स हैं रिसर्च, ठीक है। अब ये किसके बेसिस पे आगे देखेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब किसी भी प्रॉब्लम का जो हमें जब कोई भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे हम डेटा को कैसे लेते हैं, कलेक्ट
वहां पे जो डेटा का हम लोग जो कलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिवली करते हैं या फिर क्वालिटेटिवली करते हैं, ठीक है। और इसमें ये हाईली पर्पसफुल हो गया। हाँ ठीक है, बस सारी चीजें हो गई करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो एजुकेशनल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नीड भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं है नीड में, इतना तो आप समझ पाओगे नीड का, ठीक है। अगर नीड में बात करें, हमें एजुकेशनल रिसर्च की क्या नीड है, क्या नीड कह सकते हो कि एजुकेशनल रिसर्च की हो सकती है, किसी भी मतलब एजुकेशन में न्यू नॉलेज को जनरेट करना, न्यू नॉलेज को, ठीक है, जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज बोल सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर ये नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और क्या हो सकता है नीड में, एजुकेशनल, अचीव द एजुकेशनल जस्टिस, है ना, अचीव एजुकेशनल जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस। और क्या नीड हो सकती है, न्यू नॉलेज हो गया, न्यू डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन, और जो भी हमें एजुकेशनल रिसर्च की क्यों जरूरत पड़ती है, जो भी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ डील करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, उनको उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड द न्यू ट्रेंड्स, जो भी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसके साथ हम क्या कर पाए, डील कर पाए, है ना। और चीजें क्या हो सकती, नीड हो गया आपका, एजुकेशन का रिसर्च का मीनिंग हो गया, नीड हो गया। और क्या बचता है इसमें, इसमें एक चीज ये भी हाँ ठीक है, इतनी नीट का हो गया, ठीक है, और तो चीजें नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं, नीड हम लोगों ने देख लिया, अब इसका पर्पस क्या हो सकता है। पर्पस में अगर हम बात करें, मैं देखो थोड़ा थोड़ा मैं सब में बता दे रही हूँ कि आप समझ पाओ। एजुकेशनल रिसर्च हमने देख ली, ये क्या है, एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है, सिस्टमैटिकली साइंटिफिक मेथड का हम यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करते हैं साइंटिफिक मेथड का, उस प्रॉब्लम को की सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक डिपेंडेबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें यहाँ पे एजुकेशनल प्रोसेसेस की। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, पर्पसफुल होता है, नई नॉलेज को जनरेट करता है, प्रिसाइज होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करता है। यहाँ पे फिलोसफिकल थ्योरीज का हम यूज करते हैं। नीड की अगर बात करें तो जो भी नए ट्रेंड्स हैं उनके साथ डील करने में ये हेल्प करेगा, एजुकेशनल जस्टिस, एजुकेशन को जस्टिस में इसको हेल्प करेगा, नेशनल डेवलपमेंट में, न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में, है ना। अगर हम पर्पस की बात करते हैं, ठीक है, पर छोटे छोटे से की पॉइंट्स में आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लो, ठीक है। पर्पस में अगर हम बात करें तो पर्पस क्या हो सकता है इसका, हमारी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो पाए, सिंपल सी बात है ना। अगर हम उसमें पर्पस में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रैक्टिस है, इम्प्रूव प्रैक्टिस बोलो इसे, इम्प्रूव प्रैक्टिस, एजुकेशन की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उससे ये इम्प्रूव, उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, इम्प्रूव प्रैक्टिस के अलावा नॉलेज को एक्सपेंड करना, ठीक है। ये देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, एक्सपेंड नॉलेज, डिस्कवर ट्रूथ, है ना, डिस्कवर नॉलेज, है ना। जो भी गैप्स हैं हमारे पहले की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में, उसको भी ये फुलफिल करने की कोशिश करता है, एड्रेस मतलब उनकी उसको एड्रेस करता है वो गैप्स को, ठीक है। अब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो क्या देखते हैं, गैप ही तो देखते हैं कि क्या गैप है, पहले क्या रिसर्च हुई थी, अब क्या करना है, बीच का जो गैप है तभी हम उसमें से निकालते हैं टॉपिक, ठीक है। एड्रेस गैप इन नॉलेज, है ना। और क्या हो सकता है, रेप्लीकेट नॉलेज, है ना, रेप्लीकेट। अब ये रेप्लीकेट करने का मतलब क्या है, रेप्लीकेट कहने का मतलब है इसको रिपीटेड, रिपीटेड मतलब दोहराने की बात कर रहा है, ठीक है। ये सारे कुछ इसके पर्पस है एजुकेशनल रिसर्च के, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया आपका, अब इसमें कुछ स्कोप है आपके, स्कोप को देख लो कौन कौन सी स्कोप्स आते हैं एजुकेशनल रिसर्च को। एजुकेशनल रिसर्च के अगर स्कोप को देखना तो इसका एक चार्ट बना लो, सबसे अच्छा है कि उसको मैं ऐसे ना लिखवा के पूरे चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक मिनट को, अगर मैं स्कोप की बात करूं यहाँ पे, इसको चार्ट के थ्रू बना लो, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इसके लिए एक चार्ट बनाओ यहाँ पे, ऐसे डायरेक्टली आप इसको याद कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, जो भी हमारे देखो स्कोप में हम देखो कौन कौन से लेवल पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। एजुकेशनल लेवल्स पहले देखो यहाँ पे, एजुकेशनल लेवल्स हो गए आपके, ठीक है।
डिसिप्लिन हो गया ये आपका, और क्या हो जाएगा, कौन से एरिया में हम यूज कर रहे हैं और कौन सी मेथोडोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। ठीक है, कोई चीज इसमें रह नहीं जाएगी। एजुकेशनल लेवल, ये एजुकेशनल है, ये लेवल, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एजुकेशनल लेवल हो गया, ये डिसिप्लिन हो गया, ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको चार्ट में बना लो। डिसिप्लिन हो गया, एरिया हो गया, है ना, और कौन सी हम मेथोडोलॉजी उसमें यूज कर रहे हैं उस डिसिप्लिन की में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी लेवल पे। एक मिनट को मैं पेन चेंज कर दूं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, अब प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो हम आते हैं साइंस। ठीक है, कौन सी डिसिप्लिन प्राइमरी लेवल पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे साइंस को देखते हैं। किस पेन से लिख दो इसे आपको देखिए, साइंस आ जाओ। ठीक है, प्राइमरी लेवल में साइंस। ठीक है, ये यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, करिकुलम। ठीक है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे यहाँ पे, हिस्टोरिकल। इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अभी मैं इसको समझा भी दे रही हूँ। हिस्टोरिकल सॉरी, इसके बाद आ जाओ सेकेंडरी। चार्ट बना लो, फिर मैं समझाती हूँ इसको इसमें है क्या एक्चुअली। सेकेंडरी लेवल में आ जाओ। सेकेंडरी लेवल में सबसे क्या हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे करिकुलम कैसा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया कौन सा होता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी लेवल में, इवैल्यूएशन। ठीक है, और यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी यूज करते हो कौन सी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग हायर में। ठीक है, हर लेवल पे हमने देख लिया इसका स्कोप क्या हो सकता है। हायर लेवल पे आ जाओ, फिर इसके बाद प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, जहाँ पे बीएड्स वगैरह आपके आते हैं, ये प्रोफेशनल होता है। ठीक है, प्रोफेशनल। अब हायर लेवल पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा हो, मतलब उसमें, हाँ साइकोलॉजी आप हायर में पढ़ते हो। ठीक है, साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी में उसका एरिया में क्या देखते हैं, उसका पेडोगोजी वगैरह देखते हैं। अब यहाँ पे हम मैथ और साइंस और ये इसका इवेल्युएशन तो नहीं देख रहे ना, पेडोगोजी देखेंगे। और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेंगे। अब प्रोफेशनल में अगर बात करें तो फिलोसफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फिलोसफी आपका हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम को निकालते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें, अगर हम स्कोप की बात करें कि क्या उस पे ब्रॉडर लेवल पे देखें कि क्या कौन कौन से एजुकेशनल के जो स्कोप होते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं। एक फिलोसफिकल होता है, फिलोसफी। दूसरा साइकोलॉजी। तीसरा आपका हो जाएगा सोशियोलॉजी। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, एक मिनट, देखो एजुकेशनल जब हम फिलोसफी में बात करते हैं, है ना, जब हम एजुकेशनल फिलोसफी हो गया। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया आपका, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसको हम लोग पहले डील करते हैं कि ये होते क्या है सारी चीजें। एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, बच्चों की जो नीड्स होती हैं, है ना, बच्चों की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एक मिनट, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम, मतलब यहाँ पे क्या, ये जो फील्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट को, ठीक है, क्लासरूम में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, ये आपकी साइकोलॉजी में आती है। लेकिन हम जब फिलोसफी में बात करते हैं तो यहाँ पे फिलोसफी में, जब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में जब इसका स्कोप देखते हैं तो क्या कैसा होता है, रोल ऑफ लॉजिक इन वेरियस एरियाज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कंसेप्ट फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे थ्योरी डेवलपमेंट, फिलोसफी में हम किसकी बात करते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट बात करते हैं। यहाँ पे हम लर्नर्स पे की नीड्स पे देखते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी में क्या करते हैं कि
कैसे इफेक्ट आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, है ना। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब क्या है, क्या रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एंड वॉइस वर्सा, मतलब क्या रोल हो सकता है एजुकेशन का जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको लाने में, क्या रोल हो सकता है एजुकेशन का। तो फिलोसफी में क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, लॉजिक का यहाँ पे यूज करते हैं। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, लर्नर्स की जो नीड है, उसका इंटरेस्ट एरिया है, टीचर ये सारी चीजें देखेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग लर्निंग को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेगा। सोशियोलॉजी में बात करते हैं यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे न्यू चेंजेस को ला पा रहे हैं सोशियोलॉजी सोसाइटी में, है ना। जिसमें आपका, अब जैसे एजुकेशन में हमने बात की थी, एजुकेशन लेवल पे अगर इसको हम देखें तो कैसे यूज कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में कौन से डिसिप्लिन में देखते हैं, साइंस में अगर देखें तो उसका करिकुलम देख आ जाता है, कौन से मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे, हिस्टोरिकल का यूज करेंगे। जब सेकेंडरी में जाएंगे तो मैथमेटिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, जिस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज करेंगे। फिर हायर में साइकोलॉजी में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पेडागोजी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अब बात करते हैं ये जो लिमिटेशंस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आती हैं आपकी, कि लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सिर्फ 4 इसकी लिमिटेशन है, 4-5, सिर्फ उसको ध्यान रखिए बस, ठीक है। अगर हम, एक मिनट, हाँ देखो, सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, लिख लो, फिर मैं एक एक को समझा दे रही हूँ इसे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब ये होता क्या है, बात ये है, अभी समझाते हैं ये क्या। फिर आता है आपका, इसके अलावा क्या हो सकता है, डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन। देखो जो सेंटेंस में लिख रही हूँ ना, इसी से ही आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन, डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो आप इसका, डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन के बाद डिफिकल्टीज इन रेप्लिकेशन, डिफिकल्टीज इन रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरैक्शन जो हो रहा होता है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, इंटरैक्शन। अभी 1 बाय 1 इसको डील भी करेंगे। इंटरैक्शन ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, डिफिकल्टीज इन कंट्रोल, डिफिकल्टीज in control, these are the limitations of educational research, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट। देखो इसको मैं जो बोल रही हूँ ना, इसको समझना, क्योंकि अब सारी चीजों को लिख पाना तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने जो मेन पॉइंट है वही मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज कहने का मतलब क्या जो है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, विषय वस्तु की जटिलता, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, मतलब रिसर्चर जो होंगे इस फील्ड में, ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन में, वो डील किसके साथ करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नेचर है ह्यूमन सब्जेक्ट्स का, ठीक है, उनके कॉम्प्लेक्स नेचर को यहाँ पे वो क्या करेंगे, सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उनको डील करना होगा कई सारी वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा कई सारे वेरिएबल्स के साथ। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर कहने का मतलब क्या है, इसकी जो लिमिटेशंस है यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च में, वहां पे ये है कि सब्जेक्ट जो मैटर है आपका, ठीक है, जो भी आपका ह्यूमन सब्जेक्ट है, उसका नेचर में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ डील करना, ठीक है। फिर आता है डिफिकल्टी इन ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है, बायसनेस आ सकती है ना। अब उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर का इज मोर सब्जेक्टिव देन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर की डिफिकल्टी इन ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर की पार्ट से क्या हो सकती है, सब्जेक्टिविटी वाली बात बोली जा रही है, ठीक। डिफिकल्टीज इन रेप्लिकेशन करने का मतलब है कोई भी सिंगल इवेंट है ना, उसको क्या, वो क्या हो सकता है,
मतलब रेप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब जो एजुकेशनल फिनोमेनन में कोई भी सिंगुलर इवेंट है कैन हार्डली बी रेप्लीकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन विद द सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड ऑब्जेक्टिविटी। मतलब क्या है यहाँ पे जो रेप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज के लिए जो भी आपका मतलब रेप्लीकेशन में अगर हम बात करें, कोई भी जो चीजें हैं, ठीक है, जिस मतलब उसको उस डिग्री से या फिर उस सेम डिग्री ऑफ प्रेसिजन और ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम रिपीट नहीं कर सकते, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। इंटरैक्शन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सब्जेक्ट की बात करें, मतलब रिसर्च की फील्ड में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, मतलब उनका जो इंटरैक्शन हो रहा है ऑब्जर्वर के साथ, ठीक है। डिफिकल्टीज इन कंट्रोल में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रिजिड कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का, ठीक है। किसी भी जब हम बात करते हैं लेबोरेटरी में, जहाँ पे लेबोरेटरी जो भी होती है आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस की, वहाँ पे जो रिजिड कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल ये कह सकते हैं, जो लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हम बात करें, ठीक है, अगर लिमिटेशंस में हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, ह्यूमन का जो नेचर होता है, ठीक है, जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उनके कई सारे वेरिएबल्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली डील कर पाना या कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस में आ जाती है, जिसका आप हेडिंग्स में आप याद कर सकते हो, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च में एक मिनट में सिलेबस में देखती हूँ क्या क्या चीजें, मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया आपका, है ना। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी एजुकेशनल रिसर्च में आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसमें कुछ अप्रोचेस भी हैं, लेकिन अप्रोचेस को हम बाद में डील करेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये सारी चीजें आती हैं। अब सबसे पहले आ जाओ साइंटिफिक मेथड पे कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, ठीक है। जो हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं साइंटिफिक साइंटिफिक, जिसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड, इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं आपसे। बेसिकली हमारा यहीं से पूरा स्टार्ट है, और तो वो एप्लीकेशन बेस पे रहता है। साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। साइंटिफिक मेथड करने का कहने का मतलब क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक जो मेथड होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम, मिक्स यूज करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स का। अब ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स क्या है उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लो, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मेथड स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स है फॉर बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज। ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक है, दिस इज द स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स है फॉर बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। मतलब कि सच एज हाउ टू मेक वैलिड ऑब्जर्वेशन, मतलब हम कैसे जो भी हमारी एजुकेशन प्रॉब्लम में हम इसका मेथड का यूज करते हैं ना, वहाँ पे हम कैसे वैलिड ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, कैसे उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये पॉइंट को लिख लो, मतलब हम एजुकेशनल रिसर्च में क्या कर रहे थे, साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे थे ना। तो साइंटिफिक मेथड क्या था, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको यूज कर रहे थे एजुकेशन की प्रॉब्लम में। तो वो वहाँ पे कैसे वो कैसे वहाँ पे काम कर रहा था, एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक की तरह काम कर रहा था किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसमें, जिसमें हम क्या करेंगे कि मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसको हम जनरलाइज कर पाएंगे फर्दर या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सच एज हाउ टू मेक वैलिड, एक मिनट इसको हटाओ, यहाँ पे ऐसे लिखो, सच एज, ये लिख लो, हाउ टू मेक वैलिड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पहली पॉइंट तो ये, ठीक है। हम जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड का यूज करके, तो कैसे क्या उसके हम वैलिड ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक। दूसरी बात आती है इसमें कि हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट, ठीक है, हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम बता रहे हैं, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं कैसे, और फिर हाउ टू जनरलाइज, हाउ टू जनरलाइज
दोज रिजल्ट, जो भी रिजल्ट्स आए हैं आपके उस प्रॉब्लम के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उसको हम कैसे फर्दर आगे हम उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था एजुकेशन में कि ये क्या है, फॉर्मल और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मल और सिस्टमैटिकली एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। तो ये साइंटिफिक मेथड है क्या, ये स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए, तो वो नॉलेज को हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं वहां पे, ठीक है। और कैसे हम उस नॉलेज से वैलिड ऑब्जर्वेशन को निकाल सकते हैं, कैसे हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, और उन रिजल्ट को कैसे हम जनरलाइज कर पा रहे हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या, आगे और जो चीजें आएंगी, ठीक है, उस रिजल्ट को और मतलब ब्रॉडर वे पे जो जनरलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। ये चीज समझ में आई, उम्मीद है ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। अब आ जाओ इसमें एक चीज, दूसरा पॉइंट, जो ये जो साइंटिफिक मेथड होता है, यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग हमारी थ्योरीज होती हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग जो फाइंडिंग मतलब प्रायर जो फाइंडिंग्स होती है ना, ठीक है, उनके साथ यहाँ पे डिबेट होता है, मतलब उनके साथ वो डील करते हैं, ठीक है। ये जो एक चीज इसमें लास्ट एक कीवर्ड ये लिख लो, ये कैसा होता है प्राइमरी, मतलब ये साइंटिफिक मेथड कैसे ऑपरेट करता है, साइंटिफिक मेथड ऑपरेट करता है आपका, एक मिनट, साइंटिफिक मेथड जो होता है वो ऑपरेट करता है इंपेरिकल लेवल पे। इंपेरिकल लेवल कहने का मतलब क्या, आपके एक्सपीरियंसेस पे। अभी जो मैंने प्रायर की बात की ना, कोई भी प्रायर फाइंडिंग्स है, प्रायर आपकी जो नॉलेज है, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। जो साइंटिफिक मेथड होता है ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स कहाँ पे, प्राइमरली एट द, ये लिख लो, प्राइमरली एट द इंपेरिकल लेवल, empirical level of research, ठीक है। मतलब कि वही चीज कि कैसे हम जनरलाइज कर पाएंगे रिजल्ट को, कैसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस में कर सकते हैं आपका, है ना, मतलब कई जगह पे हम इसका साइंटिफिक मेथड्स का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं, ये चीज लिख लो चाहे तो, जो रिसर्चर्स होते हैं, यहाँ पे लिख लो, रिसर्चर जो होते हैं वो क्या, ये मतलब जो साइंटिफिक मेथड होता है वो अलाउ करता है रिसर्चर को टू टेस्ट प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है। ये आपके जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वहां पे आएगा, भी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये अलाउ करता है रिसर्चर को टू टेस्ट द प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड प्रायर फाइंडिंग्स, जो भी प्रायर फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, ये लिख लो, प्रायर फाइंडिंग्स, ठीक है, प्रायर फाइंडिंग्स इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शली, ठीक है। दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो साइंटिफिक जब हम मेथड को स्टार्ट करते हैं, अच्छा एक बार मैं इसको रिकॉल कैसे करा रही हूँ, देखो साइंटिफिक मेथड क्या है, एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स है, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को जब हमको बिल्ड करना होता है तो हम साइंटिफिक इसको स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वैलिड ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ठीक है। और कैसे, जहाँ पे ये 3 क्वेश्चन जो वहां पे आते हैं, हाउ टू मेक वैलिड ऑब्जर्वेशन, है ना, मतलब कैसे हम वैलिड ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट, कैसे हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे, एंड हाउ टू जनरलाइज दोज रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए हैं उसको हम कैसे जनरलाइज कर पाएंगे। अब ये साइंटिफिक मेथड जो होता है वो होता कैसे है, इसको लिखना नहीं, इसको समझना जो मैं बोल रही हूँ। अगर हम साइंटिफिक मेथड किसी को करना है, ठीक है, यूज करना है साइंटिफिक मेथड्स को किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इंडक्ट मतलब ही और शी स्टार्ट वर्किंग इंडक्टली फ्रॉम द पार्शली नोन इन्फॉर्मेशन या फिर ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या करेगा वो, उसके पास पहले से कोई भी जो थ्योरी है, जैसे हम यहाँ पे बात की ना एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज है,
ठीक है। जो पार्शली मतलब आधी अधूरी जो उसके पास जानकारी है या थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसके साथ वो क्या करेगा, इंडक्टिवली अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर देगा, है ना। इंडक्टिवली क्या करेगा, अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर देगा और बाद में उसके बाद क्या करेगा, हाइपोथेसिस को बना लेगा। हाइपोथेसिस करने के बाद फिर डिडक्टिवली वो क्या करेगा, उस हाइपोथेसिस का यूज करके लॉजिकल मतलब उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेगा। अभी ये स्टेप में हम देखेंगे। तो ये कैसे होता है, ये साइंटिफिक मेथड है जहां पे हम स्टार्ट इंडक्टिवली करते हैं, इंडक्टिवली स्टार्ट करते हैं और खत्म कैसे करते हैं, डिडक्टिवली खत्म करते हैं। ठीक है, मतलब इंडक्टिव कहाँ पे आता है, क्वालिटेटिव में आता है, डिडक्टिव कहाँ पे आता है, क्वांटिटेटिव में आता है। आगे देखेंगे वो चीज। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं, है ना, इंक्वायरी करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एम्पिरिकल मेजरमेंट होता है एविडेंस का, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं आपके। ठीक है, देखो दो फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव हो गया, यहाँ पे थ्योरी का डेवलपमेंट और सब्स्टिट्यूट थ्योरी। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो देखोगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इसके इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करते हैं, देखो अगर हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, नाम को याद कर लेना। सबसे पहला आता है रेप्लिकेबिलिटी। क्या आता है, रेप्लिकेबिलिटी। अभी हम देखते हैं ये है क्या, रेप्लिकेबिलिटी। नेक्स्ट आता है प्रिसिजन। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो कर रहा है तब तो वो साइंटिफिक मेथड है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं है। फॉल्सिबिलिटी, ठीक है, क्या आता है, फॉल्सिफिबिलिटी, फॉल्सिफिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिर आता है पार्सिमोनी। कॉम्प्लेक्स से हम क्या करते हैं, इजी पे जाते हैं, पार्सिमोनी। ठीक है, पार्सिमोनी हो गया। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, जिसमें आता है रेप्लिकेबिलिटी। क्या आता है आपका, एक मिनट रुको, रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसिजन, फॉल्सिबिलिटी एंड पार्सिमोनी। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर हम रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं, रेप्लिकेबिलिटी का मतलब मैंने भी यहाँ पे क्या बताया था, रिपीटेड, है ना। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब हमने यहाँ पे क्या बताया था, अब देखो इसकी हिंदी में भी मैं लिख नहीं रही हूँ, बता दे रही हूँ कि रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिकृति मतलब प्राकृतिक। ठीक है, और प्रेसिजन का मतलब शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, फॉल्सिबिलिटी मतलब फॉल्स का मतलब जो ट्रू नहीं होता है। ठीक है, और फिर ये आता है पार्सिमोनी को, पार्सिमोनी बोलते हैं। रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं। देखो रेप्लिकेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, रिपीटेड। अब रिपीटेड से समझना, दोहराना, इससे समझना मतलब जब कोई दूसरा, when the other people follows the same process as the researcher get the same or identical result। ठीक है, मतलब जो आपका रिजल्ट है, जब कोई उसे दूसरा पर्सन उस रिसर्च को करे, ठीक है, उस टॉपिक पे जब करे और उसको भी सेम रिजल्ट जब मिल जाता है तो रिसर्च कैसी हो जाती है यहाँ पे, मतलब ये रेप्लिकेबिलिटी, मतलब वो जो रिसर्च है, रिसर्चर मस्ट बी रेप्लिकेबल, जो रिसर्च है मस्ट बी रेप्लिकेबल और रिपीटेड, इसे बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से हम क्या करते हैं, सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जब दोबारा से उसकी रिसर्च की जाए तो हमें क्या मिले, सिमिलर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, मैं बोल सकते हैं जब व्हेन अदर पीपल फॉलोज द सेम प्रोसेस, वो सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, और सेम रिजल्ट उसको मिलता है, आइडेंटिकल रिजल्ट उसको मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा रेप्लिकेबिलिटी होता है। फिर बात करते हैं प्रिसिजन। प्रिसिजन कहने का मतलब क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। प्रिसिजन क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। प्रिसिजन क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है, मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हम इसको मतलब प्रिसिजन को कह सकते हो कि हम
इसको मेजर, प्रिसिजन को हम मेजर नहीं कर सकते, मस्ट बी डिफाइंड विद सच प्रिसिजन दैट अदर्स कैन यूज दो डेफिनेशन टू, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको दूसरे भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये कहने का मतलब प्रिसिजन, सिंपल सी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, ट्रू प्रिसाइज कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि अदर्स जो दूसरे हैं उन डेफिनेशंस को वो मेजर, उस कंसेप्ट को वो यूज कर पाए, तो ये चीज है प्रिसिजन में, ठीक है। तो फिर आता फॉल्सिफिएबिलिटी। फॉल्सिफिएबिलिटी कहने का मतलब क्या है, ये एक पॉपअप नोशन है, मतलब पॉपर्स नोशन ऑफ रिगरस साइंटिफिक थ्योरी का आता है, जिसमें क्या करते हैं, ये थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी को हम स्टेट करते हैं, ये क्या करती है, थ्योरी को डिस्प्रूव करती है, सिंपल से समझो, यहाँ पे थ्योरी को क्या करती है, डिस्प्रूव करती है, गलत ठहराने की कोशिश करती है, डिस्प्रूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसको यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, इट मस्ट बी टेस्टेड और फॉल्सिफाइड, अदरवाइज इट इज नॉट साइंटिफिक थ्योरी, मतलब उसको हम क्या कर पाए, डिस्प्रूव कर पाए। थ्योरी जो भी हमने थ्योरी दी है, इट कैन बी डिस्प्रूव्ड, ये चीज कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द सेम प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, थ्योरी और हाइपोथेसिस टू बी प्रूवन रॉन्ग, मतलब जो भी हाइपोथेसिस हम जनरेट कर रहे हैं उसको प्रूव और डिस्प्रूव दोनों करने की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब डिस्प्रूव करने की बात की जा रही है, मतलब उस चीज को हम क्या कर पाए, डिस्प्रूव कर पाए, ठीक है। फॉल्सिफिबिलिटी को याद कर सकते हो, डिस्प्रूव करना, गलत ठहराना, ये कहने का मतलब है। पॉर्सिमनी कहने का मतलब है क्या, सिंपल टू लॉजिकल, सिंपल टू लॉजिकल जाना, सिंपल मतलब किसी चीज को हम क्या करें, जो भी चीज, जो भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम क्या करें, जो भी आइडिया है, सिंपल इज बेटर, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, सोशल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स। देखो इसमें सिंपल सा कह सकते हैं हम, ये जो फिनोमेना होता है ये कैसा होता है, इकोनॉमिक फिनोमेना होता है, पहली बात तो यहाँ पे ऐसे लिखो, मैं सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ उसको। इकोनॉमिक मैनर में होता है ये जो प्रोसेस होता है, पार्सिमेनी को आप लोग ध्यान रख सकते हो इकोनॉमिक्स से। यहाँ पे क्या होता है, देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्चर, कई सारे एक्सप्लेनेशन निकालता है जहाँ पे, और एक्सेप्ट करता है सिंपलेस्ट को, ध्यान देना, ठीक है। और मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज है, ठीक है, जो भी मतलब थ्योरीज है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में वो क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपलेस्ट वे को यूज करता है यहाँ पे। मतलब कह सकते हैं, व्हेन देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशंस ऑफ फिनोमेना, रिसर्चर मस्ट एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ देम, मतलब कई सारी थ्योरीज जो होंगी वो जो प्रेजेंट करेगा, एक्सप्लोर करेगा उस पर, तो वहां से जो सबसे सिंपलेस्ट होगा वो उसको वहां से एक्सेप्ट कर लेगा, ये कहने का मतलब है। जो लॉजिकल होगा, सिंपलेस्ट होगा, वो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, ये चीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो साइंटिफिक में क्या होता है, रेप्लिकेबिलिटी, इसको एज इट इज ऐसे याद करना है, प्रिसिजन, फॉल्सिबिलिटी एंड पार्सिमनी, RPFP, ठीक है, पार्सिमोनी, ठीक है। तो रेप्लिकेबिलिटी मतलब सेम रिजल्ट्स बार में रिपीट हो जाते हैं। प्रिसिजन कहने का मतलब क्या है, एक्यूरेसी, मतलब प्रिसिजन कहने मतलब प्रिसाइज है, जो एक ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फॉल्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, हम इसको डिस्प्रूव कर पाए। पॉर्सिमनी कहने का मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक में है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कई सारी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती है, उसमें से कॉम्प्लेक्स और जो लॉजिकल होता है उसको हम लोग पिक कर ले, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं साइंटिफिक में, ठीक है। साइंटिफिक जो है इसका कई सारे इसके स्टेप्स हैं, स्टेप इसके देख लो, स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड के कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, इसके स्टेप्स में लिखो। सबसे पहले आता है साइंटिफिक मेथड में, एक मिनट यहाँ पे लिख लो, इधर ही लिखवा देती हूँ। अगर हम स्टेप्स में स्टेप्स की बात करते हैं, देखो हर ये स्टेप ना हर बुक में अलग अलग दे रखा हुआ है, तो अगर आपके पास कोई रिसर्च की बुक हो तो उसमें से भी आप देख लेना। जो मैं जो मतलब जो मेन मेन चीजें हैं स्टेप में, क्योंकि इसको कई सारी हर जगह स्टेप कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे ऐसे हैं, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग है, तो अपनी बुक से एक बार भी देख लेना, ठीक है। स्टेप में अगर हम सबसे पहले आते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी जो भी आइडेंटिफाई करना, है ना। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, डिफाइन करना, है ना। तो ये आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, एक बार अपनी बुक से भी इसको रीड कर लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेप देखो स्टार्ट तो यहीं से होगा। अब ये 5 स्टेप का है या 6 स्टेप का, ये डिपेंड करता है। स्टार्ट आपका आइडेंटिफिकेशन से ही होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा आ जाओ आपका
आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक। तीसरा आ जाओ, फिर आ जाएगा डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर चौथे में अगर हम बात करें, हम फिर क्या करेंगे, कंक्लूजन को फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कंक्लूजन को फॉर्मुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करा देंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा छोटे स्टेप में बात करूँ, इतना पूरा डिटेल ना लिख करके, तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टेप। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर्मुलेट कर लेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हम उसके जो भी हाइपोथेसिस फॉर्म किए उसका हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। किसका कलेक्शन करेंगे, डेटा का, ठीक है, कलेक्शन कर लिया डेटा का, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल देंगे। जो भी कंक्लूजन आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको, उस थ्योरी को वेरीफाई करा देंगे। बस मेजर में ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे याद कर लो, उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन में जब आएंगे तो इन चीजों को, इसको खाली याद रखना, बस हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये क्या थे स्टेप्स थे आपके साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। यहाँ तक चीजें उम्मीदें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आपका आता है इसके बाद साइंटिफिक मेथड्स के, हम लोगों ने देख लिया कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है ना, उसके स्टेप, उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें देख ली। अब बात करते हैं जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर हम टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स में आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिस आपके सिलेबस से ही चल रही हूँ कि जो जो सिलेबस में जो जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारे को यहाँ पे मैं देखें। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स आपके दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी, की पॉइंट्स सिर्फ देखेंगे यहाँ पे कि एक्सप्लोरेटरी को कैसे आप पहचान पाओ। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव कहने के बाद फिर आते हैं हम इस पे एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी, है ना। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं, ये होता क्या है एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब देखो इसके अगर हम की पॉइंट्स को लेके चले कि कौन कौन से की पॉइंट्स है इसके, ठीक है। तो अगर हम की पॉइंट्स में आते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि आपकी जब एक्सप्लोरेटरी की बात करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है आपका, जब हम मतलब इनिशियल जब हम इस रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तब हम एक्सप्लोरेटरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी का यूज करते हैं। मतलब कह सकते हैं जब हम किसी यहाँ पे इसको देखो ऐसे लिख लो, फिजिबिलिटी भी होता है, पायलट स्टडी करके भी इसका आता है। की पॉइंट्स में लिखो, ये जो आपका यहाँ पे क्या होता है, हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये जो स्टडी होती है एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पे क्या होता है, जो स्टडीज होती है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया को जब हमें एक्सप्लोर करना होता है, इनिशियल हमें जब रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी भी मतलब रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, कोई इनिशियल आइडिया लेने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे जिसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी, ठीक है। ये वर्ड आता है आपका फिजिबिलिटी करके, अगर आता है आपके पास तो कहाँ पे जाता है वो, एक्सप्लोरेटरी में ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे पायलट स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी पता है सबको क्या होता है, कमेंट करके बताना पायलट स्टडी क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि पायलट स्टडी क्या होता है, क्योंकि कई जगह आता है इसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्टडीज को में ये जो स्टडी होती है ये क्या बताती है, फिजिबिलिटी के बारे में बात करती है, ठीक है। ये फिजिबिलिटी स्टडी कहने का मतलब ये क्या कह सकते हैं, हम इसे पायलट स्टडी कह सकते हैं। मतलब जब रिसर्चर जो है वो क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसके बारे में एक्सप्लोरेटरी कहने का मतलब क्या है, रिसर्चर के पास लिटिल नॉलेज है, लिटिल नॉलेज है, या फिर कह सकते हैं
बहुत नो नॉलेज नहीं कहोगे, मतलब बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, इनिशियल आइडिया है। अगर वो रिसर्च करने जा रहा है तो उसके पास क्या है, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा सा ही उसको पता है, ज्यादा नहीं जानता वो, ठीक है। तब वो क्या करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का वो यूज करेगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो कैसी होती है, स्मॉल स्केल पे होती है। क्लियर है, ये कैसी होती है, स्मॉल स्केल्स पे होती है। ये चीज समझ में आई। मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है आपकी, जब हमें किसी भी रिसर्च को करने के लिए बहुत थोड़ी सी हमारे पास नॉलेज होती है ना, तब हम क्या करते हैं, ये एक्सप्लोरेटरी का यूज करते हैं, जहाँ पे फिजिबिलिटी आती है आपकी, पायलट स्टडी आती है। पायलट स्टडी क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर पता है तो, नहीं पता है तो भी बताइएगा, मैं सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहने का मतलब क्या है, देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी फिनोमेना पे, किसी भी सिचुएशंस पे, है ना, इंफॉर्मेशन देते हैं उसको, मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये किस में आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो ये किस में आती है, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। मतलब सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, देखो उसको मैं और अभी समझाती हूँ। सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर फिनोमेना है ना, फिनोमेना है, ठीक है, या फिर हम कोई इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना, ठीक है, किसी भी लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है, लिविंग कंडीशन ऑफ अ कम्युनिटी के लिए, ठीक है, लिविंग कंडीशन ऑफ अ कम्युनिटी। अभी आगे जब हम देखेंगे तो उसको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ इसमें कि ये है क्या क्या, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है हमारी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जब हम किसी भी, जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, है ना, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, समझना है इस चीज को, जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई फिनोमेना है ना, रिसर्चर कोई भी बिहेवियर है, जब हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लाइक एजुकेशनल रिसर्च में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कहाँ पे आता है ये, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखे जाएं तो क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आएगा, who what when where and how associated with a particular research, मतलब who what when ये सारी चीजें किस में आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती हैं आपकी, ठीक है। तो जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम को, फिनोमेना को, ठीक है, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो किसमें आती है, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन में होता है आपका, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, वाई आता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या आता है आपका, वाई आता है, ठीक है। वाई मतलब कि वाई मतलब जो वाई एंड हाउ होता है ना, मतलब ऐसे समझो, वाई एंड हाउ, ठीक है, इनके बीच में जो कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, ये वाली चीज के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है उस सिचुएशन के बारे में। किसी भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, और दोनों में डिफरेंस समझना, डिस्क्रिप्टिव उसमें एक्सप्लेनेटरी में, जो भी फिनोमेना है उसके बीच में ये जो सिचुएशन आई है ना, इसको तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब किया है ना, उस सिचुएशन को, इस फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक। अब वो क्यों हुई है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, कैसे हुई है, तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। क्यों मोर्टेलिटी जो रेट है, ठीक है, वो डिक्लाइन करता जा रहा है, क्यों होम जो इन्वायरमेंट है, घर का जो माहौल है, क्यों वो लोगों के घर में खराब, मतलब कैसे जो किसी स्टूडेंट के घर का माहौल जो है वो उसके अचीवमेंट में फर्क डाल सकता है ना, तो ये सारी चीजें किसमें आती है आपकी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आती हैं, हाँ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीक्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व फिनोमेना, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, ठीक है, जो भी हमने
फिनोमेना को ऑब्जर्व्ड किया है, ठीक है, फिनोमेना, ऑब्जर्व फिनोमेना का हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वाली चीजें आती हैं यहाँ पे, है ना। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में एक क्या हुआ, एक एक्सप्लोरेटरी हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, और एक आपका क्या हो गया, आपका एक्सप्लेनेटरी हो गया, ठीक है। अगर हम एक्सप्लोरेटरी की हम बात करें तो एक्सप्लोरेटरी ऐसा होता है जब हम इस रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, जब हम चीज यहाँ पे और लिख लो, हाइपोथेसिस के बारे में भी ये मैं बाद में बताना चाह रही थी जब हाइपोथेसिस को बताती है, लेकिन चलो लिख लो इसे। जब हम मतलब रिसर्च, किसी भी रिसर्च को करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग ऑफ द, ठीक है, बिगनिंग की अगर बात करते हैं, ये मेन कीवर्ड है आपका, जब हम रिसर्च को बिगन करते हैं, बिगनिंग ऑफ द रिसर्च, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द रिसर्च। अब बिगनिंग ऑफ द रिसर्च में हमारे पास क्या होती है, बहुत लिटिल नॉलेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस को बनाते कहाँ पे हैं, एक्सप्लोरेटरी में, ठीक है। हाइपोथेसिस को हम कहाँ पे बनाते हैं, एक्सप्लोरेटरी में बनाते हैं। लेकिन इसी हाइपोथेसिस को, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कवरी की है, जो भी हमने चीजों को एक्सप्लेन किया है, उसको हम यहाँ टेस्ट कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है हमारी, यहाँ पे होती है, डिस्क्रिप्टिव में होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कहाँ पे होती है, इसमें होती है। अब जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको मिली है, उसका कॉज और इफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेनेटरी में देखेंगे, ठीक है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ पे आती है, इसमें आती। तो सिंपल सा अगर समझना चाहो तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होता है जब हम किसी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लिटिल नॉलेज होती है, तो हम यहाँ पे डिस्कवरी करते हैं, और हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक। अब इसी हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करना होता है तो हम कहाँ पे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं, जहां पे हम किसी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, जो भी चीजें हमको है ना, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेटरी की बात करते हैं, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज, मतलब जो भी ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है, वो हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोशिश की है सारी चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। अब आते हैं, आता है आपका एम्स ऑफ रिसर्च एट द साइंटिफिक एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक। जब आप अपना सिलेबस ओपन करोगे तो देखना लिखा होगा वहां पे, एम्स ऑफ रिसर्च एट द साइंटिफिक एक्टिविटी, ठीक है। देखो 3 एम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम लिख लो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट थ्योरी बिल्डिंग, ये याद होनी चाहिए आपको, थ्योरी बिल्डिंग। अब इसमें होता क्या क्या है उसको भी की पॉइंट के थ्रू देख लेंगे। प्रिडिक्शन लास्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है ये देखते हैं, थ्योरी बिल्डिंग क्या है, इसको सिर्फ पॉइंट में लिख लो बस, और कुछ नहीं। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, यहाँ पे इधर आ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग, प्रिडिक्शन। देखो अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट लिख लो इसके। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से समझो, जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कर बताता है, एबिलिटी टू यूज स्किल, इंक्रीजिंग द नॉलेज बेस, डेवलपिंग डाइवर्जन, क्रिएटिंग एन इन्वेंशन। देखो इसको ऐसा समझो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हम बात करें, हाँ ये रहा, ऐसे लिखो। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहली बात, डिफाइन द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को क्या किया यहाँ पे, डिफाइन किया, क्लियर है। दूसरी में आ जाओ, फिर आता है हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को जेनरेट करेंगे, यहाँ पे जेनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, क्लियर है। फिर आ जाओ, फिर आता है हम इवैल्यूएट करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे उस अल्टरनेट सॉल्यूशन को, इवैल्यूएट एंड
सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेट। ठीक, फिर आ जाओ, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो अप करेंगे उस सॉल्यूशंस का, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑफ द सॉल्यूशन। किसी को भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को निकालोगे, अल्टरनेट जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको आप वहां पे पिक कर लोगे, इवेलुएट करोगे, इवेलुएट करने के बाद इंप्लीमेंट करोगे, बाद में उसका फॉलो अप करोगे सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो यही आता है जहां पे हमारी क्रिएट डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे डाइवर्जेंट क्रिएटिव एंड मतलब यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग होती है कैसी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब बात करते हैं थ्योरी बिल्डिंग में। अगर हम थ्योरी बिल्डिंग में बात करते हैं तो क्या क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जर्वेशन। हम क्या करेंगे, किसी भी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन। फिर आके आ जाता है उसको क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन करना, है ना। फिर आके आता है डिफाइन रिलेशनशिप, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मतलब थ्योरी बिल्डिंग में क्या होता है कि ये जो थ्योरीज होती हैं वो मीनिंग बताती हैं, सिग्निफिकेंस बताता है कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे मतलब उसके बीच में उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्या रिलेशनशिप है, मतलब एक थ्योरी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है थ्योरी बिल्डिंग में। ठीक है, थ्योरी बिल्डिंग कहने का मतलब क्या, थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक, प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्ट मतलब उस प्रॉब्लम के जो भी स्टेटमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर आता है यहाँ पे फिर वैलिडेट करा देंगे, वैलिडेशन। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द एम्स ऑफ रिसर्च एट द साइंटिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। सबसे आया पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी बिल्डिंग में क्या हो जाता है आपका, थ्योरी को बिल्ड करने की बात करते हैं। प्रिडिक्शन कहने का मतलब क्या है कि उसके डेटा को मतलब जो भी स्टेट प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको लिए डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, फिर उसको वैलिडेशन कराना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, उसमें आती हैं एम्स ऑफ द रिसर्च एट द साइंटिफिक उसमें एक्टिविटी में। उसके बाद आपके दो चीजें आती हैं, एक आता है लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, ये एक जगह लिख लो इसको। दो पॉइंट आते हैं इसमें, मतलब किसी भी हम जब साइंटिफिक मेथड में ये दो चीजों का यूज करते हैं। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, एक मिनट, लिखती सीधा हूँ, लिखता ये लिख उल्टा जाता है, देखो, साइंटिफिक मेथड जहाँ पे हम दो चीजें आती हैं आपकी एक। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। सबसे पहला आता है लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, लिख लो इसे, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो स्लाइड्स के थ्रू आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी तो जैसे इतना टाइम भी नहीं है मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करूँ फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि जिससे आपको थोड़ा तो हेल्प मिल ही जाएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को अगर पीवाईक्यू करोगे तभी, अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए तब तो फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्कवरी पार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसे बोल सकते हैं कि द इंडक्टिव और डिस्कवरी पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडक्टिव। आप लोग का काम ये है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये जो इंडक्टिव होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, और ये जो डिडक्टिव होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो तीन चीजें मैंने पूछी है यहाँ पे, एक इंडक्टिव हो गया, ठीक है, एक डिडक्टिव हो गया, और एक होगा आपका पायलट स्टडी। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अदरवाइज तो हम आगे यूज करेंगे। अभी मतलब जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, इंडक्टिव डिडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, है ना, ये सारी चीजें। अब कैसे ये होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इंडक्टिव में क्या होगा, डिडक्टिव में क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये है क्या, है ना। तो उसके बाद फिर मैं अगर बता दोगे तो ठीक है, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड में दो चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है आपका कि लॉजिक ऑफ डिस्कवरी जो इंडक्टिव पार्ट को डील करता है।
ठीक है, अब इंडक्टिव पार्ट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत बेसिक है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे बता रही हूँ। लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो ये आता है आपका डिडक्टिव पार्ट में, ठीक है। ये हो गया, फिर आपकी, हाँ ये चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट बचा आपका टाइप्स ऑफ रिच, हम लोगों ने साइंटिफिक पढ़ लिया ना, टाइप्स भी पढ़ दे, एम्स ऑफ रिजल्ट देख ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग, प्रिडिक्शन। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, है ना। अब आते हैं हम लोग सीधा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। अब पूरा ये चार्ट बना लो, जैसे मैं चार्ट ही बना रही हूँ, पूरा ऐसे चार्ट बना लो और सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी आपको। टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे ये चार्ट बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी चार्ट अपनी कॉपी में बना लो। देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च में बात करते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, 3 बेसिस पे हम लोग बनाते हैं, 3 बेसिस पे। ऐसे ही अपने कॉपी में चार्ट बनाओ, जब चार्ट से बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें एप्लीकेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फिर आता है हम लोग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, और 1 बाय 1 इसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। इंक्वायरी, इंक्वायरी मोड, ठीक है। और इसको आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाना भी लेना है, इंक्वायरी मोड। जितना हो सकता है आज मैं अभी करवा दूंगी, वरना फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग 2 रिसर्च में, ठीक है। एक होती है आपकी प्योर रिसर्च, इसका दूसरा नाम क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। प्योर रिसर्च को एक और नाम होता है, अगर रिसर्च पढ़ा तो होगा ही सभी ने, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अप्लाइड रिसर्च, इवन जो आपका पेपर 1 है वहां पे भी ये काम देगा, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, देखो ऑब्जेक्टिव में होता है आपका, सबसे पहले आ जाओ, एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम यहाँ पे डिटेल में, वहां तो हम लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया, अब यहाँ पे डिटेल में, अब डिटेल में भी पढ़ेंगे तो फिर की पॉइंट से ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वहां से ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी आपकी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके हर एक पॉइंट को टच कर पाऊँ। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, है ना। और कोरिलेशनल आता है, ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च। अगर पीवाईक्यूज करोगे इस वीडियोस को देखने साथ साथ में, इसके साथ साथ में भी, तो फिर आपको ये हेल्प कर पाएगा। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तब तो फिर दिक्कत है, आप कंसेप्ट ही पढ़ोगे तो भी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, है ना। इसलिए पीवाईक्यूज करो आप लोग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हो गया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है आपका, एक्सप्लेनेटरी आता है ना, और कोरिलेशनल आता है, एक्सप्लोरेटरी आता है, ठीक है। अब इंक्वायरी मोड के बेसिस पे 2 रिजल्ट आते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। देखिए मैंने कोशिश की है जितना अच्छे से मैं आपको बता सकूं उतने अच्छे से मैं बताऊं, ठीक। अब 1 बाय 1 मैं इसके की पॉइंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रिसर्च की, ठीक है। नेक्स्ट बना लेते हैं, यहाँ पे ये चार्ट गड़बड़ हो जाएगा। प्योर रिसर्च, जिसे हम लोग फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च। इसे हम लोग फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, है ना। ठीक, बेसिक रिसर्च बोले या फिर इसे बेसिक रिसर्च भी बोल देते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है, ठीक है। बेसिक रिसर्च भी बोल देते हैं
और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग की पॉइंट है ये। किसी भी थ्योरी को जब हम लोग बिल्ड करते हैं, किसी भी नॉलेज को जब हम लोग, कोई भी जो नॉलेज होती है, ठीक है, उसको जब हम बिल्ड करने की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे आता है, आपका फंडामेंटल रिसर्च में आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स टू नॉलेज फॉर नॉलेज शेक, ठीक है, लेट्स टू नॉलेज या फिर फॉर नॉलेज शेक, ये चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक। फंडामेंटल जो रिजल्ट होता है वो थ्योरी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। कहीं पे भी दिखे कि आपको थ्योरी को फॉर्मुलेट करने की अगर बात हो रही है, तो ये कहाँ पे आएगा, आपका प्योर रिसर्च में आएगा। मैंने प्योर को पर लिख दिया है क्या, रुको फिर से लिख दूं, नहीं ये पर लिखेगा, ये प्योर है ना। प्योर फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी का फॉर्मुलेशन होता है, सिंपल सी बात प्योर रिसर्च में, ठीक। अब आ जाओ अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। देखो मैं सिर्फ की पॉइंट से बता रही हूँ आपको, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च, अब वो जो थ्योरी हमने यहाँ पे डेवलप्ड की है, यहाँ पे हमने जो प्योर रिसर्च था, तो वहां पे हमने क्या किया था, थ्योरी को डेवलप किया था, है ना। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हमने क्या किया था, थ्योरी को डेवलप किया था। अब उस थ्योरी को जो हम लोग ने डेवलप किया है, उसको हम लोग अप्लाई भी तो करेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई भी करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे उन थ्योरी को हम लोग, अब वो लार्ज स्केल पे भी होती है, स्मॉल स्केल पे होती है, तो एप्लीकेशन होता है थ्योरी का, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, हमारा अप्लाइड रिसर्च में आता है, ठीक है। वो कहाँ पे आता है, अप्लाइड रिसर्च में आता है, ठीक। इसको देखो, अप्लाइड रिसर्च को ऐसे भी समझ सकते हो कि कह सकते हैं इसको ऐसा समझो, लिखो पहले, लिख लो इसे, इस पेन से लिखो, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, ठीक। ये और क्या बोल सकते हैं, जो एप्लीकेशन होता है थ्योरी का, अभी बताती हूँ, इसमें दो चीजें और आती हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च इज अंडरटेक टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अब कहाँ पे, इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये लिख लो, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, नहीं लिखना है। एंड द गोल ऑफ एडिंग टू, अभी मैं पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगी, एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज सेकेंडरी, नॉलेज इज सेकेंडरी। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो थ्योरी होती है, हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी थ्योरी को डेवलप किया है, फॉर्मुलेट किया थ्योरी को, उन थ्योरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। लेकिन ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वो कहाँ पे होता है, किस लेवल पे होता है, ब्रॉडर लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, ब्रॉडर लेवल पे। लाइक आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो वहां पे हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। एक चीज इसमें आती है, अच्छा ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले लिख लो। जो अप्लाइड रिसर्च होती है, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो भी 3 टाइप की होती है, ठीक है, वो भी 3 टाइप्स की होती है। अप्लाइड रिसर्च भी, इवेल्युएशन, लिख लो उसको, इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएटिव रिसर्च कौन सी होती है, ठीक है। और एक्शन रिसर्च, बहुत फेमस रिसर्च है ये, एक्शन ओरिएंटेड या फिर एक्शन रिसर्च, ऐसे लिख लो, ठीक है। और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ये है क्या। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, हाँ। अप्लाइड रिसर्च हो गया। अप्लाइड रिसर्च में देखो, अप्लाइड रिसर्च के 3 टाइप हम लोगों ने देखे, कौन से देखे, इवेलुएटिव देखा, ठीक है, इवेलुएशन रिसर्च, इवेलुएटिव, इवेलुएशन रिसर्च देखा, ठीक। और क्या देखा हम लोगों ने,
एक्शन रिसर्च देखा, एक्शन रिसर्च के बाद हम लोगों ने क्या देखा, सोशल इम्पैक्ट देखा। जब हम लोग इसमें इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च की बात करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे हम देखो जो भी हमारा एप्लीकेशन है थ्योरी का, ठीक है, अप्लाइड, ये समझना इस चीज को, एक मिनट रुको, इसको समझना, लिखना नहीं। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो भी थ्योरीज हैं उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इमीडिएट सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का, किस लेवल पे, ब्रॉडर। अब इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार ब्रॉडर क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे इसका एप्लीकेशन होता है, बड़े लेवल पे प्रॉब्लम का हम लोग इमीडिएट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो रिसर्च होती है वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी अप्लाइड रिसर्च में हमने जो थ्योरी को अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ वेल अ प्रोग्राम, ठीक है, जो भी हमने पॉलिसी, मान लो पॉलिसी है, यहाँ पे कोई पॉलिसी है उससे रिलेटेड, यहाँ पे क्या आएगी, आपकी पॉलिसीज आएंगी, ठीक है, वहां जो पॉलिसीज जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो कितना बेहतर चल रहा है, ठीक है, मतलब वो प्रोग्राम कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे होती है, हाउ वेल द प्रोग्राम इज गोइंग, ठीक है, वो प्रोग्राम कितना सही चल रहा है, कोई इसमें जरूरत तो नहीं है नीड की, है ना, ये चीजें यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे इवैल्यूएटिव रिसर्च करने के लिए हम लोग दो दो इवैल्यूएशन का यूज करते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है समेटिव। दो टेक्निक का एक तरीके से हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च में, ये बोल सकते हो। समेटिव इवैल्यूएशन मतलब, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहने का मतलब क्या है, जो भी पॉलिसी को हमने वहां पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, वो कितना बेहतर चल रहा है, ठीक है, हाउ वेल प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, ठीक है, जो भी प्रोग्राम मतलब जो भी पॉलिसी हमने किया है वो कितना बेहतर चल रहा है, तो हमने इवैल्यूएशन की बात करते हुए ये इवैल्यूएशन हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मेटिव और एक हम समेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। अगर बात करते हैं तो सोशल इम्पैक्ट में क्या आता है आपका, सोशल लाइफ से रिलेटेड चीजें, ठीक है, मतलब जो सोशल, मतलब जो भी पॉलिसीज है उसका सोशल हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है सोसाइटीज पे, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। लेकिन जब हम लोग एक्शन रिसर्च में आते हैं, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बार बार क्यों मैं ब्रॉडर ब्रॉडर बोल रही हूँ, एक्शन रिसर्च किस पे करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व, आपके क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में सॉल्व करते हैं। ये कौन कंडक्ट कराता है, टीचर्स कंडक्ट कराते हैं। ये जो एक्शन रिसर्च होती है कौन कराता है, टीचर्स कराते हैं, आपके स्कूल कराता है, स्कूल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब स्कूल में जो हमारी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है ना, एवरीडे, ये की पॉइंट है, लिख लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, एवरीडे जो लाइफ प्रॉब्लम्स है हमारी, ठीक है, वो सब कहाँ पे सॉल्व होती है, एक्शन रिसर्च में सॉल्व होती है, वो सब कहाँ पे सॉल्व होती है, हमारी एक्शन रिसर्च में, वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे, मतलब जो स्कूल से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड, हमारी डे टू डे जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कहाँ पे आती है, हमारी एक्शन रिसर्च में आती है। लेकिन जब हम लोग अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या आती है, किसी भी पॉलिसी को बनाना, ठीक है, मतलब ब्रॉडर लेवल पे जो भी चीजें होती है वहां पे हम इसका इमीडिएट सोल्यूशन निकालने, इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इमीडिएट जो सॉल्यूशन की बात यहाँ पे अप्लाइड में हो रही है वो ब्रॉडर लेवल पे हो रही है, किसी कम्युनिटी पे हो रही है, किसी पॉलिसी को जो हम बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक की बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक्शन में बात कर रहे हैं तो ये क्लासरूम लेवल पे, ठीक है, एवरीडे लाइफ पे आते हैं, ये टीचर कंडक्ट करा सकते हैं, है ना, और ये जो भी आपके ये स्कूल्स में कंडक्ट होता है, जो भी आपके काउंसलर है, ठीक है, वो लोग ये इसे कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर हुई बात, ठीक, तो यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी, ठीक। अब आ जाओ, फिर आती है बात क्वालिटेटिव की और क्वांटिटेटिव की, ठीक है, अब आती है बात क्वालिटेटिव। इसमें सिर्फ आप लोग डिफरेंस समझना, क्वालिटेटिव रिसर्च, अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो ये कैसी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ये यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है आपकी, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है आपकी, जैसे हो गया यहाँ पे हम डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं क्वालिटेटिव में, है ना, जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसकी मीनिंग्स को, है ना, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, क्वालिटेटिव में आती हैं, ठीक है।
एक मिनट रुको, जो की पॉइंट्स मैं खाली वही लिखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, डिडक्टिव अप्रोच के अलावा क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर पाते हैं चीजों को, है ना। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वालिटेटिव में आपके चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल सेटिंग्स में होती है, ठीक है। किसमें होती है, नेचुरल सेटिंग्स में होती हैं। और क्या हो सकता है इसमें, दोनों को क्वालिटेटिव, हाँ, नेचुरल सेटिंग्स में होती है। और क्या आ जाता है इसमें क्वालिटेटिव में आपके, नेचुरल सेटिंग्स के अलावा ये डिस्क्रिप्टिव होती हैं। ये कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, जहां पे हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन आता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं डिफरेंशिएट करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होती है ना, जो भी हम लोग हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो ये जो हाइपोथेसिस होती है उसको उसकी जो टेस्टिंग होती है ना, उसको हम लोग, मतलब यहाँ पे हाइपोथेसिस का जितना ज्यादा रोल क्वांटिटेटिव में होता है, उतना ज्यादा हाइपोथेसिस का रोल यहाँ पे नहीं होता। हम यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बनाते, ऐसे समझ लो इसको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। मतलब हाइपोथेसिस बना भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब हाइपोथेसिस यहाँ पे गाइडिंग हाइपोथेसिस, हाँ ये लिख रहे हैं यहाँ पे गाइडिंग हाइपोथेसिस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, गाइडिंग हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक। एक मिनट, क्वांटिटेटिव में भी लिख लो साथ ही साथ में, ऐसे मुझे डिफरेंशिएट कर पाएंगे मैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या सही है, मैं इंडक्टिव डिडक्टिव बार बार जो लिख रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, आप लोग लिख के बताना ये होता क्या है, मैं बार बार लिख तो रही हूँ। अगर आप लोग कल बताते हो तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगी। ये क्या करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच को यूज करती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये नेचुरल सेटिंग में नहीं होता है, ये किसी लेबोरेटरी में होता है ना। और क्या हो सकता है इसमें, क्वालिटेटिव में नेचुरल सेटिंग्स में नहीं होता है। और इसमें क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, और चीजें कौन से आ जाएंगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट इसमें एक चीज और आती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रुको, क्या आता है इसमें, उसे बोलते हैं, एक और होती है, मतलब जो क्वालिटेटिव होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हाँ, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसको। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और ये कैसी होती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है। ये कैसी होती है, कंट्रोल्ड होती है ना। और क्या हो जाता है ये, यहाँ पे इंडक्टिव हो गया, इंडक्टिवली अप्रोच को यूज करते हैं। मैं सिर्फ पॉइंट को लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बायसनेस नहीं आती है ना। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, मतलब जो रिसर्चर होता है वो बायस नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे बायसनेस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बायसनेस आ जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिविटी पे काम करता है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिविटी आता है। ऐसे ही की पॉइंट में क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ उसको, ठीक है। और क्या हो जाता है यहाँ पे, और आएगा इसमें, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, हु, है ना, व्हाट, और व्हेन, वेयर, हाउ मच, मतलब क्वांटिफाई कर पा रहे हैं ना, इसलिए हाउ मच लिख रहे हैं, ठीक है। हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं, है ना।
ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है एक तरीके से। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, मतलब एवरेज हो गया, ठीक है, क्वांटिटेटिवली जिस चीज को हम लोग बता पाए, ठीक। तो ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। और भी इसमें कई सारी चीजें आती हैं कि जैसे बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, सब्जेक्टिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, लेबोरेटरी में होता है ना। एक पॉइंट मैं कोई भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी याद आएगा तो फिर लिख देंगे, ठीक है। एक पॉइंट कोई और है, मुझे वो आया हुआ पॉइंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मिक्स्ड रिसर्च की बात करते हैं। मिक्स्ड रिसर्च कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों का यहाँ पे हम यूज करते हैं, है ना। तो ये होती है हमारी मिक्स्ड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का यूज करते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। मुझे एक पॉइंट इसमें और था, इसमें क्वालिटेटिव मुझे बिल्कुल भी दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको अगर आएगा तो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग को और तो पढ़ना ही है अभी आगे, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव वाली तो बातें हम लोगों ने कर ली हैं इसमें, तो एक चीज रह गई है, दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि हमारा हो गया ना टाइप्स ऑफ टाइप, फंडामेंटल हो गया, अप्लाइड हो गया, एक्शंस हो गए, ठीक। अब आ जाओ हम लोग किस पे आते हैं, हम लोग कि जो हमारा डिजाइन्स है उस पे आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। डिजाइन्स एंड एजुकेशनल रिसर्च। नहीं होगा कल मैं इसका एक पूरा डिफरेंस बता दूंगी। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों से, ठीक है। अब डिजाइन्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग 3 डिजाइन्स देखेंगे। किसके किसके बारे में, आप अपने सिलेबस उठाना देखना वहाँ पे। डिजाइन इन एजुकेशन रिसर्च में बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में, अभी मैंने वहाँ पे बोला था, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, है ना, और हिस्टोरिकल। वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल की। अगर हम बात करते हैं, देखो हिस्टोरिकल में आ जाते हैं सबसे पहले। हिस्टोरिकल कहने का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे, व्हाट वाज, ठीक है। क्या, व्हाट वाज, पास्ट, क्या, पास्ट रिलेटेड जो इवेंट होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पास्ट से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, एनालाइजिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग कौन से इवेंट्स को, पास इवेंट को। बात समझ में आई। तो ये होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, हिस्टोरिकल, मतलब हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करते हैं किसी चीज को, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है किसी पास्ट इवेंट को इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का, उनके डेटा को कलेक्ट करने का, इंटरप्रेट करने का, उनका रिजल्ट को, ये सारी चीजें आती है। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग 2 सोर्स का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, 2 सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। 2 सोर्स, यहाँ पे 2 सोर्सेज। अब हिस्टोरिकल रिसर्च हमें करनी तो सोर्सेज का भी तो यूज करना पड़ेगा। ये सोर्सेज कौन से होते हैं, 2 सोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, लिख लो क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो ये जो लिखा है ना, एनालाइज कंटेंट इंटरप्रेट करते, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होते क्या है ये समझ लो। देखो प्राइमरी सोर्स कहने का मतलब क्या है, मतलब कि जो एक्चुअल जो आपका ऑब्जर्वर है ना, मतलब उसको मतलब जो, जैसे हमने किसी की डायरी पढ़ी तो ये क्या है, प्राइमरी है। मतलब आई विटनेस, ये कैसे होता है, आई, इन्होंने खुद से देखा, जब कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है,
तो वो जो आई विटनेस के पास जाते नहीं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, जो लोग खड़े होते हैं, तो वही चीज होता है। वो कैसे होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां के आसपास के जो लोग थे, दुकानदार वगैरह था, तो वो क्या है, आई विटनेस है, वो हमारे प्राइमरी सोर्स है। उसके अलावा हम जाए कि वहां से 2-4 किलोमीटर जो दूर लोग रह रहे हैं उनसे लेने अगर वो डेटा जाए तो क्या हो जाएंगे, वो तो सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे ना। तो ये चीज है। तो प्राइमरी सोर्स कैसे होते हैं, हमारे आई विटनेस होते हैं, जिन्हों मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वर होते हैं। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वर होते हैं, जिन्होंने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया होता है। ठीक है, ये एक्चुअल ऑब्जर्वर। लेकिन जब सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये मतलब विटनेस नहीं होते हैं। ये मतलब ये कैसे होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपने वहां के दुकानदारों, जो आसपास की दुकान है सामने आमने की, वहां ना पूछ करके आपने क्या किया, उसके 5-6 गली छोड़ करके या 1-2 किलोमीटर दूर जाके जब आप उस डेटा को पूछोगे वहां पे जा करके कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है, तो वो क्या एक्चुअल चीज बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि वो आई विटनेस नहीं है वहां पे। तो ये किसमें आता है, सेकेंडरी सोर्स में आता है। किसमें आता है, हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। अब जब प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्सेज में हमारे क्या आ जाते हैं, प्राइमरी सोर्सेज में आ जाए, इसके एग्जांपल्स लिख लो। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो दिखेगा ही नहीं नीचे यहाँ पे, एक मिनट रुको जी। ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसका। ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, लिख लो इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करा रही हूँ। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, वो तो प्राइमरी है। ठीक है, और रिलेक्स मतलब जो हमारे अवशेष रह गए, लाइक स्केलेटन वगैरह जो रह गए, रिमेन्स, या फिर रिलैक्स बोल सकते हो, रिलैक्स बोल सकते हो, मतलब जो भी चीजें रह गई, जैसे स्केलेटन पुराने जमाने का सब रह गया। ओरल टेस्टोमनी मतलब किसी से ओरली पूछताछ कर लेना। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, हमारे प्राइमरी सोर्सेज में आएंगे। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पे क्या आते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक आते हैं। टेक्स्ट बुक क्या आता है, अब ये टेक्स्ट बुक और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, बात तो ये है, अभी समझते हैं। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया जो होते हैं हमारे, ठीक है, इंसाइक्लोपीडियाज हो गए। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट रह जाते हैं। अब इसको एक एक को समझो ये है क्या, तब आप डिफरेंसेस का समझ पाओगे। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारी ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, लेटर्स आ जाते हैं, डायरीज आ जाते हैं, है ना। और जो भी हमारे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ऑफिशियल जो भी माइन्यूट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अगर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, मतलब अच्छा पहले ऐसे समझो, डॉक्यूमेंट्स में हमारे क्या हो गए, सारे मतलब जितने भी लॉज होते हैं, कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, पर्सनल फाइल हो गई, पर्सनल डायरी हो गई, है ना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, डॉक्यूमेंट में आती हैं। फिर रिमेन और रिलेक्स में अगर बात करें तो जो भी वेपन्स पुराने जमाने में जो यूज किए गए होंगे, जो फॉसिल्स हैं हमारे, स्केलेटन्स हैं, है ना, जो कॉइन्स होते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ओरल टेस्टोमेनी में अगर बात करें, मतलब यहाँ पे जो आई विटनेस है ना, वो क्या करे, ओरली बता पाए उस सिचुएशन को। ठीक, अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट देखो, जब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मतलब किसी की जो डायरी हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, उसका प्राइमरी है। लेकिन जब उसको हम यूज करते हैं तो हमारे जैसे कोई टेक्स्ट बुक वगैरह हो गई, टेक्स्ट बुक लिखी किसी और नहीं थी, हम पढ़ रही थी, हमारा क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। आई इंसाइक्लोपीडिया जो आपका मिलता है, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जब रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो ऊपर लिखा होता है एब्स्ट्रैक्ट, तो वो क्या है हमारा, कभी भी रिसर्च पेपर पढ़ना तो वहां पे होता है ऊपर। ठीक है, सारांश बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट किसमें आ जाती है, हमारी सेकेंडरी सोर्सेज में आती है। उसके अलावा दो क्रिटिसिज्म भी होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल के क्रिटिसिज्म होते हैं, दो टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है, देखो एक मिनट, हिस्टोरिकल के क्रिटिसिज्म में हम ये भी हिस्टोरिकल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल। ठीक है, जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में, ठीक है, तो देखो इसको एग्जांपल्स अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो इसमें। जैसे इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या हो गया, मतलब
इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी की बात कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट, जो ट्रस्ट वर्थनेस या फिर वर्सिटी होती मटेरियल, मतलब जब हम उस रिसर्च को हम जब कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जो उसका इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको करने के लिए, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आपके इंटरनल में आ जाएगा। वो किस में आएगा, इंटरनल में आ जाएगा। मतलब कि जब हम लोग, मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारे ट्रस्ट विथ वर्थनेस और वेरासिटी ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है, इसको ऐसे समझो, है ना। मतलब क्या है, जो ऑथेंटिसिटी होती है किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की, ठीक है, समझना, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है, वो चीजें कहाँ पे आती है हमारी, उसकी एक्यूरेसी और वर्थ, ठीक है, वो सब कहाँ पे आती है, हमारी इंटरनल में आती है। किसमें आती है, इंटरनल में आती है, ठीक। मतलब उनकी हमने डॉक्यूमेंट का यूज किया वो ऑलरेडी ऑथेंटिक है ना, ऑलरेडी ऑथेंटिक है, ठीक है, जो रिलैक्स है, ठीक है, ऑलरेडी वो पहले से टेस्टेड है, सब कुछ है। उसके बाद भी जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसको इवेलुएट करने में, तो वो सब किस में आती है, हमारी इंटरनल में आती है। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल की बात करते हैं, जब हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी, ये कीवर्ड लिखो, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस, ठीक है, ये आता है ऑफ द डेटा, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से ऐसे ले लो कि जैसे हमारी सिटी में कुछ हुआ है, ठीक है, और उसका डेटा हम कलेक्ट करने जाए बाहर, कहीं, आज हम लखनऊ में रहते हैं, हमने उसका डेटा कलेक्ट करने जाए इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में, बनारस में उसका डेटा कलेक्ट करने जाए, तो क्या हमको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, वहां पे नहीं मिलेगी, है ना। अगर हमको क्रिटिसिज्म देखना है, अगर हम अपने लखनऊ में ही कुछ, मतलब यहाँ पे अगर किसी चीज पे हमको करना है, यहाँ के किसी चीज पे, किसी भी इवेंट पे अगर हम कर रहे हैं रिसर्च, तो हम यहाँ पे ही डेटा कलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से बाहर तो नहीं जाएंगे, है ना, ये वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब आता है कि इसको जो मौले थे, इनको लिख लो, इनका नाम, एक मिनट, ये जो आपका बेसिक क्राइटेरिया होती है, ठीक है, क्राइटेरिया अगर हम बात करें, क्राइटेरिया ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च की कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जो किसने दिया था, मॉले ने दिया था, अकॉर्डिंग टू मॉले, याद रखिएगा, मॉली, मॉले मॉली जो भी बोलो, है ना। जिसमें आता है प्रॉब्लम, इनके सिर्फ नाम लिख लो, प्रॉब्लम, अब इसको मैं बता भी दे रही हूँ है क्या, प्रॉब्लम हो गया, डेटा हो गया, एनालिसिस हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा इसमें, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन, ठीक, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, है ना, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, ये मतलब 5 बेसिक क्राइटेरिया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बेसिक क्राइटेरियाज ही आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में जो मौले ने दी थी, इसमें प्रॉब्लम की बात की थी। सबसे प्रॉब्लम का कहने का मतलब, सबसे पहले हम क्या करें, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। डेटा में क्या करेंगे, उस डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी डेटा हो सकता है, उसको कलेक्शन करने की बात की। फिर एनालिसिस की बात की, एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि उन्हीं डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो भी उसका मतलब रेलेवेंस होता है, वो सब निकालने की कोशिश करते हैं। इंटरप्रिटेशन में अगर हम बात करें, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जब उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर बाद में इसको प्रेजेंटेशन आता है इसका। तो ये 5 बेसिक क्राइटेरियाज हैं आपकी, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन में ऐसे समझ सकते हो ना कि डज द स्टाइल ऑफ राइटिंग अट्रैक्ट एज वेल एज इन्फॉर्म, मतलब वो जो भी हमने लिया है, जो भी रिपोर्ट है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन मतलब है या नहीं है, मतलब नए डेटा को, मतलब उस पुराने डेटा को जो हमने इंटरप्रेट किया है, उसको नए डेटा में उसका हमको यूज करना, ये कहने का मतलब है, ठीक। व्हाट वाज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या देख सकते थे, अब नेक्स्ट आ जाओ, इसमें एक चीज यहाँ पे लिख लो, जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, ठीक है,
यहाँ पे दो चीज़ों के हम बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल। इसको मैं आगे भी डिस्कस कर सकती हूँ, रुको एक मिनट, ये यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखा, कॉज इफेक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में ये सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक है, जहाँ पे हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल आपके डिजाइन में, ठीक है, जिसमें हम जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को करते हैं, ठीक है। हमें डिजाइन पढ़नी थी एजुकेशनल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल की, हिस्टोरिकल की और डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल में तीन चीज़ों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे एक्सपेरिमेंटल में? आपका जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गया, खासी एक्सपेरिमेंटल हो गया, इन सब की चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसे कल करें क्या? रुको एक मिनट देख लूँ, एक बार रिवाइज करा दूँ इससे पहले। इधर आ जाओ। हाँ, देखो इसमें हम लोगों ने एजुकेशनल रिसर्च देख ली, साइंटिफिक मेथड देख लिया, टाइप्स ऑफ रिसर्च देख लिया है, ठीक है। हाँ, इसी में एजुकेशनल आपके डिजाइन भी आती हैं, ठीक है, डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, जिसमें हम लोग का डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल, ठीक है, तीन चीजें आती हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल देखा। वही मुझे समझ नहीं आता इसमें मैंने क्या बताया है। इधर आओ एक मिनट, ये जो था आपका डिस्क्रिप्टिव था ना, यहाँ पे एक मिनट आ जाओ। हमने यहाँ पे क्राइटेरियाज को देख लिया, साइंटिफिक टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिजाइंस हो गई, डिजाइंस इन एजुकेशन जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका, और कौन सा हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव के अलावा? एक्सपेरिमेंटल हो गया और हिस्टोरिकल हो गया, जिसमें हम लोग ने हिस्टोरिकल के बारे में बात की। ठीक 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 ठीक, यही मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। ठीक, हिस्टोरिकल में हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात कर ली? हिस्टोरिकल में हमने बात किया कि हिस्टोरिकल रिसर्च किसके साथ डील करता है, व्हाट वॉज के साथ डील करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कि ये इसमें दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी सोर्स होता है, ये चीजें देख ली। उसके बाद हमने प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को देखा। देन आता है आपका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल जो क्रिटिसिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस के बारे में बात करता है, जो इंटरनल होता है वो एक्यूरेसी या फिर वर्थ के बारे में बात करता है ना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, हमने इसकी क्राइटेरिया यहाँ पे देखी। क्राइटेरिया में हमने देखा मॉलेट के अकॉर्डिंग कि 5 बेसिक क्राइटेरिया क्या होती है किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक, अब ये सारी चीजें हो गई। ठीक, अब इस जो ये जो मेथड है, इसको एक्सपेरिमेंटल में ना जाने से पहले कुछ चीजें रह गई थी मुझे, ये हिस्टोरिकल का थोड़ा सा रह गया, इसको डील कर रही लो। यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे आ जाओ। मुझे इसमें लग रहा था कि कुछ चीजें मेरी रह गई यहाँ पे। हाँ, जब हम बात करते हैं इन सब का मतलब, ये सब जो हम लोग हिस्टोरिकल में बात करते हैं, इसका जो ग्रेटेस्ट रेलेवेंस निकल के आया, ठीक है, ये सारी मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च का जब देखा जाए, ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में एक चीज निकल कर, इसका जो ग्रेटर रेलेवेंस निकल के आया वो क्या था? कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस हम कहाँ पे देखते हैं? हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में ही देखते हैं कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। इसका जो मतलब जो बेसिक गोल था जिसका इसका कंटेंट एनालिसिस का, कि जो नॉन क्वांटिटेटिव डॉक्यूमेंट है उसको क्या करें हम लोग, क्वांटिटेटिव डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म करें। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में ही कंटेंट एनालिसिस जो है आपका, ठीक है, इसका रेलेवेंस एक निकल के आया यहाँ से, कि जो कंटेंट एनालिसिस है इसका जो बेसिक गोल है वो क्या है? इसका मतलब है ये है कि ये जो वर्बल और जो नॉन क्वांटिटेटिव डॉक्यूमेंट है, नॉन क्वांटिटेटिव डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हिस्टोरिकल आपका क्वांटिटेटिव तो है नहीं, ये तो क्वालिटेटिव है। हम ये कल की वीडियो में देखेंगे कि आपकी क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी रिसर्च आती है और क्वालिटेटिव में कौन कौन सी रिसर्च आती है, ये हम कल देख लेंगे, ठीक है। जैसे ये हिस्टोरिकल आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, जहां पे इसने बोला ये जो वर्बल और नॉन क्वांटिटेटिव जो डॉक्यूमेंट है इसको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है ना। ट्रांसफॉर्म किसमें करना है इसको? क्वांटिटेटिव डेटा में, ठीक है, क्वांटिटेटिव
डेटा में, ये वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है, ये मैं पॉइंट मिस कर रही थी यहाँ पे। हाँ, ये याद रखना, ये कंटेंट एनालिसिस करके आता है आपका, ठीक है। जो आपका ये जो नॉन क्वांटिटेटिव या वर्बल जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, सॉरी, अब ये आपका हिस्टोरिकल यहाँ पे सिर्फ इतना ही था, फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ, आपका डिस्क्रिप्टिव पे बात कर लेते हैं, ठीक है। वो एक पॉइंट रह गया था जिसकी वजह से, अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे, ठीक है। मैं दोनों पे डिफरेंस करके भी बताती हूँ आपको। देखो डिस्क्रिप्टिव में, यहाँ पे हम हिस्टोरिकल में किसकी बात कर रहे थे, हिस्टोरिकल में हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ गया, वॉट वॉज की बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, वॉट वॉज के बारे में बात करते। डिस्क्रिप्टिव में हम किसके बारे में बात करेंगे, वॉट इज के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, वॉट इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना डिस्क्रिप्टिव में, हम वो देखते हैं, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, मतलब जो दैट आर ऑन गोइंग, ऑन गोइंग जो सिचुएशन है, ऑन गोइंग जो प्रोसेस है, वो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ऑन गोइंग जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक। जो हमारे ट्रेंड्स डेवलप्ड हो रहे हैं, जो भी हमारे न्यू ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। द असेसमेंट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फिनोमेना, ठीक है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द स्टेटस of phenomena at a particular time, at a particular time, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जो हमारी मतलब उसका असेसमेंट करता है, जो भी पर्टिकुलर टाइम में जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसको ये क्या करता है, असेस करता है, ठीक है। या वो ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है, कंडीशन है, इन सबके साथ ये डील करता है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसको हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कोरिलेशन, ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कोरिलेशनल रिसर्च एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। आता है कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च किसका पार्ट है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, ठीक है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, ध्यान रखिएगा, ये आपका किसका पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, हाँ डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉजल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। अब ये जो अदर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट इज नाइट, मतलब कहने का मतलब ये देखो, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसको हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च या फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ये डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, आपकी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव होती है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनुपुलेट कर सकते हैं, मैनुपुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, उसका कॉज एंड इफेक्ट देख पाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट को हम लोग देख पाएंगे, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, हाँ इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ ठीक है, सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं, कॉज इफेक्ट देख पाते हैं, ये क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करता है, जहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है, व्हाट इज के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, होती तो ये अगर देखा जाए, अगर आपके एग्जाम में आती है तो हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन ये कभी कभी एज अ क्वालिटेटिव मेथड की तरह भी यूज करता है, यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दो चीजों की हम लोग बात करते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है हम लोग क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे। हम लोग दो चीजों के यहाँ पे बारे में बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एंड
क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडीज होती है वो कैसी होती है, बहुत टाइम के लिए होती है, ठीक है, ये क्या होती है, लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडीज होती है कैसी होती है, लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या होता है, मतलब इसे बोल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 1 साल 2 साल 3 साल ये चलता रहता है लॉन्गिट्यूडनल वाली। लेकिन जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल्स की बात करते हैं तो ये मतलब जो ये जो क्रॉस सेक्शनल होता है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलती है, ठीक है। ये क्या करती है, कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये किस टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड जो ये मतलब आपकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, जहाँ पे डेटा को क्या करती है, गैदर करती है, ठीक है। वो डेटा को क्या करती है, गैदर करने के बाद उसको टेस्ट करती रहती है लॉन्गर टाइम के लिए, बहुत सालों तक ये स्टडीज चलती रहती है। और जो क्रॉस सेक्शनल होती है वो आपकी कब तक चलती है, शॉर्ट टाइम के लिए चलती है। यहाँ पे जो डेटा होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, एट अ टाइम, ध्यान रखना, यहाँ पे ओवर अ टाइम होता है, यहाँ पे एट अ टाइम होता है, ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ही टाइम के लिए होती है, ठीक। यहाँ पे जो होते हैं रिसर्चर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ये एक्सपेंसिव भी होता है आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तक चलता है, बहुत सारा खर्चा भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो स्टडी डिजाइन्स होती हैं ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं, देखो 3 इसमें बारे में बात करते हैं यहाँ पे, स्टडी जो डिजाइन्स हैं, जिसमें आता है एक्सपेरिमेंटल और आता है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक आता है आपका खासी एक्सपेरिमेंटल, कासी और सेमी, कासी और सेमी। इसको हम लोग कल डिस्कस करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। इसको हम या तो कल डिस्कस करते हैं, आज रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी डिस्कस करेंगे तो इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, ठीक है, और उसका ट्रू डिजाइन, ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके कई सारे होते हैं तो इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि आपका क्या क्या, एक बार मैं रिकॉल करा दे रही हूँ, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जितना मेरे पास मैं की पॉइंट से आपको बता सकूं। एजुकेशनल रिसर्च को हम लोगों ने देख लिया और उसके पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, उसका नीड यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नीड के बाद क्या क्या स्कोप है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, और इसका जो स्कूल लेवल पे स्कोप है, ठीक है, वो हमने देखा। फिर लिमिटेशंस क्या हो सकती है एजुकेशनल रिसर्च की। देन आते हैं हम लोग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का हम लोग यूज करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आरपीएफपी, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये देख लें यहाँ पे। फिर टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में हम लोग 3 टाइप्स की होती है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, उसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा। देन आते हैं कि साइंटिफिक जो मेथड होता है उसमें 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन, जिसमें इंडक्टिव, डिडक्टिव और पायलट स्टडी के बारे में। यहाँ पे एक जो पॉइंट आया था पायलट स्टडी, इसके बारे में मैंने आप लोग को बोला, अगर जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, अगर नहीं पता तो मैं कल डिस्कस करूंगी इसके बारे में। एम्स ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग और प्रेडिक्शन, इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। देन आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये पूरा चार्ट है, अपने कॉपी में ऐसे ही बना के रखिएगा, आगे अभी कुछ चीजें और यहाँ पे ऐड होंगी, लेकिन वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तभी ऐड करूंगी, ठीक। फिर आते हैं यहाँ पे, हमने सारी रिसर्च को ये यहाँ पे की पॉइंट की थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है पूरा। फिर डिजाइन्स, 3 डिजाइन्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल, जिसमें हम लोग ने डिस्क्रिप्टिव का देख लिया और हिस्टोरिकल का देख लिया। हिस्टोरिकल में सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे 2 सोर्सेज का यूज होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का यूज होता है, और 2 क्रिटिसिज्म होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होते हैं। और इसके अलावा जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका आता है डिस्क्रिप्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कोरिलेशनल और एक कॉजल कंपैरेटिव में कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब बात बचा है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम लोग देखेंगे कि आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है ना, और क्वासी एक्सपेरिमेंट, सोलोमन जो है वो सारी चीजें आपके उसी में आती है। तो ये हम कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, समझ में आए, ठीक है, और आपकी स्टडीज में ये हेल्प कर पाए, है ना। बेसिकली कहने का मतलब जो है कि इसको मैंने डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया है ना, इसको हमने की पॉइंट के थ्रू डिस्कस किया है, तो ये आपको हेल्प कर पाए आपके रिवीजन में। जैसे कि आपकी डेट शीट आ गई है, सभी लोगों ने देखा होगा, एजुकेशन की नहीं आई है, मतलब और एग्जाम्स की आ गई है 24 तक। एजुकेशन की आई थिंक सेकेंड फेज या थर्ड फेज में होगा, ठीक है, तो उसका भी आ जाएगा एक आध दिन में। तो उसी के हिसाब से ये रिवीजन सीरीज आपको हेल्प कर पाए। बेसिकली मेरा ये था कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट आप चीजों को समझ पाओ।
तो अगर ये आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प कर पा रही है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिवीजन सीरीज उनके लिए भी हेल्प कर पाए। क्लियर है? तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।